आज हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या क्या है, और वहाँ पे हम लोगों ने और भी बहुत कुछ देखा। क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स जिसको बोलते हैं, टेक्सोनॉमी जिसको बोलते हैं, ये अलग अलग हम लोग वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में क्या किए थे, डिस्टिंग्विश किए थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लोगों ने वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में ये देखा कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे इंडिया में क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये कैटेगरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कैटेगरी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से, यानी जिसको कोई कमी हो जाए तो उसको फिर से अपलिफ्ट करा के एक लेवल पे पहुंचाया जा सके। ये यूं कहना है कि ये कैटेगरी इसलिए बनाया गया क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो अभी भी बहुत गरीबी की रेखा के नीचे से जीवन जी रहे हैं, या जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है सरकारी मदद की। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस तरह से कैटेगरी बांटा। उसी तरह से साइंस की भाई बात करें, ये तो हो गया, हम लोग जनरल बात करते हैं, इसको बोलते हैं सोशल कैटेगरीज बनाना या गवर्नमेंट कैटेगरीज बनाना। तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात अगर करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन यानी डिफरेंट कैटेगरी में बांटना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में सबसे पहले अरिस्टोटल ने इसको सबसे पहले ट्राई किया एक्सप्लेन करने के लिए। अरिस्टोटल बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि साइंटिस्ट थे अपने जमाने के। उन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट लिया क्लासिफाई करने के लिए, किसका, एनिमल्स का। एनिमल का सबसे पहले क्लासिफिकेशन उन्होंने ही किया था और सबसे ज्यादा एनिमल के बारे में उन्होंने ही बताया था। इसीलिए उनको चूंकि एनिमल के बारे में बताया था उस टाइम पे, चूंकि बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो क्या था, जब एक्सप्लेन उन्होंने किया तो उस समय वो बायोलॉजी माना जाता था। इसीलिए चूंकि उनका एक्सप्लेनेशन उस समय एनिमल पे था, उसके बेसिस पे उनको फादर ऑफ क्या, बायोलॉजी कहा गया। लेकिन आज के जमाने में चूंकि उस जमाने में बायोलॉजी सिंपल था, बायोलॉजी के बारे में बॉटनी जूलॉजी का कोई क्लासिफिकेशन था, एक ही बायोलॉजी मतलब एनिमल की बात होती थी। लेकिन बाद में जब अलग अलग हुआ, बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया, बॉटनी जिसमें हम लोग प्लांट की स्टडी करते हैं और जूलॉजी जिसमें हम लोग एनिमल की स्टडी करते हैं। जब ये दोनों सेपरेट हुआ तब चूंकि पहले फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरिस्टोटल थे और जूलॉजी में चूंकि एनिमल का स्टडी करते, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी भी किनको कहा गया, अरिस्टोटल को ही कहा गया। ठीक है, एनिमल्स हो गया। प्लांट्स के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल में क्लासिफाई करने वाले जो डिफरेंट कैटेगरीज है प्लांट्स का, उसको डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट का नाम था थियोफ्रास्टस, इसीलिए इनका नाम फादर ऑफ बॉटनी के लिए दिया गया। तो ये बेसिक चीजें हो गया। अरिस्टोटल ने सबसे पहले जो क्लासिफाई किया था, वो उनका जो बेसिस था वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कोई भी ऑर्गेनिजम्स में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है वो उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया। प्लांट के बारे में उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब ये किया कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स को भी इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में उन्होंने ये देखा जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, उसी डिफरेंट प्लांट्स को किसमें डिवाइड इन्होंने किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ट्रीज वो है जो वुडी नेचर का होगा, इसकी हाइट ज्यादा होगी। श्रब्स उसको बोलेंगे जो थोड़ा सा वुडी होगा, हाइट उसकी कम होगी, अप्रोक्सीमेटली 5 फुट, ठीक है, 2 to 5 फुट के आसपास होगी, या उससे 10 फुट तक हो सकता है। लेकिन हर्ब्स जो होते हैं ये नॉन वुडी होते हैं, ये नॉन वुडी होगा, वुड नहीं होगा, लकड़ी का ये नहीं बनेगा। इसीलिए ये 3 कैटेगरी प्लांट को इन्होंने डिवाइड किया। उसके बाद अरिस्टोटल ने एक चीज और इन्होंने किया कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कुछ का ब्लड रेड था, कुछ का ब्लड व्हाइट था। रेड ब्लड का बेस्ट एग्जांपल क्या है, सबसे मैमल, बर्ड, ये सारे क्या है,
बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ उसका जो ब्लड था वो रेड कलर नहीं था, जैसे इंसेक्ट का ब्लड रेड नहीं होता। तो ये सब सारा क्लासिफिकेशन किसने किया था? अरिस्टोटल। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आने की पॉसिबिलिटी है यहीं से आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद लिनियस आए। लिनियस ने सबसे पहले, चूंकि ये कह सकते हैं अरिस्टोटल ने एक वन किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था, तो वन किंगडम क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं कि किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था। उसके बाद इसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी। इसमें प्लांट और एनिमल को सबको एक में ही रखा गया, क्योंकि प्लांट अलग होता है, एनिमल का अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो उसके बेसिस पे फिर बाद में जब लिनियस आए तो लिनियस काफी हद तक सक्सेस भी हुए, लेकिन फिर भी कुछ कमियां इनके भी थ्योरी में रही। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हुई कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया? लिनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था, और इसमें इन्होंने एनिमल को अलग कर दिया और प्लांट को अलग कर दिया। यानी एनिमल किंगडम, जो एनिमल है वो एनिमल किंगडम में रहेगा, जो प्लांट है वो प्लांट किंगडम में। उसमें इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी चीजों को कंसीडर किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा, और भी बहुत सारे एनिमल जो मूव कर सकता है उसके बेसिस पे देखा। कुछ ऐसे थे, इन्होंने क्या किया? प्लांट जो मूव नहीं करता उसको प्लांट में डाल दिया, जो मूव करता था उसको एनिमल में डाल दिया। तो बाद में बहुत सारे इसमें डिमेरिट्स रह गए, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे कि जो मूव कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो नहीं मूव करते हैं। इसका मतलब क्या वो प्लांट होना चाहिए? फिर इसमें भी बहुत सारे डिमेरिट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स है, जैसे ग्रीन एल्गी की बात करें, वो मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन प्लांट का इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक ये दिया था कि जो प्लांट किंगडम में आएगा वो मूव नहीं करेगा, एनिमल वो ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं करेगा, उसको प्लांट में रखेंगे, और एनिमल्स जो मूव करेगा उसको एनिमल्स में रखेंगे। तो इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स है। जैसे डिमेरिट्स जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन 12th में भी आ सकता है, 11th में आपका क्वेश्चन सिलेबस में पूछा जा सकता है, या नीट में भी क्वेश्चन आया कि मेन डिमेरिट्स क्या था। तो डिमेरिट्स में सारे चीज डाल देगा, लास्ट में ऑल कर देगा, तो उसको सेलेक्ट करना है, ऑल होगा या एक होगा। तो इसमें जो था इनका जो क्लासिफिकेशन था, इसमें डिमेरिट जो था वो मेन है। मेरिट्स मैंने डिस्कस कर दिया कि उस टाइम में एनिमल को अलग किया, प्लांट को अलग किया, तो ये कैटेगरी जो था ये सबसे मेरिट्स उनका था उस समय। लेकिन इसमें डिमेरिट्स ज्यादा था। जैसे इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, इसमें इन्होंने ये बताया ही नहीं कि कौन यूकैरियोट है, कौन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब जो जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का, जिसका न्यूक्लियस डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सके, और यूकैरियोट, यू मतलब ट्रू, जिसका न्यूक्लियस ट्रू हो, मतलब पूरा न्यूक्लियस हो और आराम से उसको डिस्टिंग्विश किया जा सके। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लियरेंस नहीं था, क्लियर किया गया ही नहीं था। दूसरा, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया गया कि यूनिसेलुलर किसमें रहेगा, मल्टीसेलुलर किसमें रहेगा, इसमें इन्होंने कुछ नहीं बताया होगा। और तीसरा, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन उसके बारे में इन्होंने कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया। तो ये डिमेरिट्स थे। और भी कुछ ऐसा था, जैसे जो इन्होंने, चूंकि इनका जो बेस था वो क्या था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो इसमें क्या था? इनके जो क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था। तो सारे का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक्सप्लेन उस टाइम में नहीं किया जा सकता था। सो ये भी एक डिमेरिट है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिसको इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में यूज नहीं किया, जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट मतलब जहां वो रहता है, कोई प्लांट, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लाइव, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब भोजन किस तरह से ले रहा है, कोई बाहर से डाइजेस्ट करके ले रहा है या कोई डायरेक्ट भोजन को इंजेस्ट कर ले रहा है, तो ये सारे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेचर ऑफ बॉडी, उसका जो सेल वॉल है वो कैसा होगा, उसके बेसिस पे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल कर रहा है या सेक्सुअल कर रहा है, सेक्सुअल कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, एसेक्सुअल कर रहा है तो उसमें किस तरह से कर रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, क्योंकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सबसे बेस्ट माना जाता है कि भाई उसमें जेनेटिक होता है, मोलेकुलर बायोलॉजी का इन्वॉल्व होता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि अच्छा इसके बाद कौन आया होगा, बीच में स्टेप जो है, जैसे मान मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं, उसके बाद में, तो अगर मुझको बीच में रख दिया जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसमें मेरे दादाजी और मेरे पिताजी और मेरा में डिफरेंसेस, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होगा वो मेरे पहले दादाजी का होगा, फिर मेरे पिताजी, और ये बाद में मैं, उसके बाद मेरा नीचे का जनरेशन आएगा। तो इस तरह से इसी को बोलते हैं क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये सारे कमियां टू किंगडम क्लासिफिकेशन में थी। सो
और इसके अलावा और भी था कि ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू दिस कैटेगरी। प्लांट और एनिमल किंगडम में बहुत सारे ऐसे थे जो नहीं सेट कर रहे थे, जैसे फंजाई की बात करें, वो ना तो प्लांट है ना एनिमल है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि इसमें जरूरी था, जो कि इसमें एब्सेंट था, इसीलिए ये उतना ऑथेंटिक नहीं हुआ। उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश किया टू किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको सबसे पहले 1866 में एक साइंटिस्ट थे हिकल ने, इनका रोल ज्यादातर इकोलॉजी में था हिकल का, तो अर्नस्ट हिकल ने सबसे पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और इन्होंने एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम को एज यूजुअल रहने दिया। इन्होंने एक अलग से किंगडम दिया, क्या? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, उसको इन्होंने क्या किया? पुट कर। तो ये हो गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहां से क्वेश्चन आएगा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि कौन कौन सा किंगडम इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो प्रोटिस्टा, प्लांटेई और एनिमल। ठीक है, एनिमल किंगडम ये एनिमल किंगडम। उसके बाद फिर इसमें भी बहुत सारी कमियां रह गई, बहुत सारे, जैसे नॉन फोटोसिंथेटिक को इन्होंने अलग से डिस्क्राइब नहीं किया, तो ये सारी कमियां होने की वजह से फिर एक और आया चौथा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कोपलैंड, और इसमें इन्होंने 3 तो पहले ही था, प्रोटिस्टा, प्लांटेई, एनिमलिया। इसमें इन्होंने क्या किया, ये सब यूकैरियोट्स थे, तो उसमें इन्होंने क्या किया, एक अलग से प्रोकैरियोट्स को जोड़ा, यानी एक और किंगडम इन्होंने जोड़ा प्रोकैरियोट्स, जो कि जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो इसमें अब ये 4 किंगडम हो गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो इस चारों किंगडम में नहीं फॉल कर रहे थे, वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तब बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएगा और ये किंगडम उसको क्लासिफाई कर देगा। तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था आर.एच. व्हिटेकर। यही से एम्स में क्वेश्चन पूछा था 1969 डेट वाइज। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में इन्होंने सबसे एक्सप्लेन किया था, सबसे रिसेंट था, क्योंकि इनके पहले 1956 में कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन इसमें भी कुछ डिमेरिट्स रह गई थी, तो उसको इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया। और एक्सप्लेन करने का जो तरीका था इन्होंने, तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उस क्लासिफिकेशन के लिए। तो इन्होंने क्या किया, 5 क्राइटेरिया लिया क्लासिफिकेशन के। पहला क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सब अलग होना चाहिए। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन और पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यानी अगर वो मैच फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कर रहा है तो ठीक है। तो ये 5 क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे व्हिटेकर ने क्या किया, क्लासिफिकेशन दिया। अब यही से क्वेश्चन आया था एम्स में कि व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो उनका बेसिस क्या नहीं था, मतलब ये 4 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन उठाने के बाद एक ऑप्शन अलग दे दिया गया जो कि इसमें नहीं आ रहा था। तो उनका क्राइटेरिया था, ये 4-5 याद रखना है, ये 5 क्राइटेरिया उनका था। 5 क्राइटेरिया में अगर कोई इससे अलग हो, इसका मतलब ये उनका क्राइटेरिया नहीं था। तो इसके बेसिस पे इन्होंने दिया कि कैसे कैसे क्लासिफाई। तो इन्होंने सिंपली ये किया कि ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें प्लांटेई को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक नॉन फोटोसिंथेटिक, एक फोटोसिंथेटिक। उसी में नॉन फोटोसिंथेटिक में इन्होंने क्या किया, फंजाई को सेपरेट कर दिया। क्या फंजाई को सेपरेट कर दिया, तो हो गया क्या 4 और 5 टोटल ने फंजाई प्लांटेई अलग अलग कर दिए। तो इसके बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया और इन्होंने बताया कि कैसे कैसे, उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि कैसे कैसे मोनेडा से, ये मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमलिया, ये 5 किंगडम होते हैं और जैसे जैसे हम मोनेडा से ऊपर की ओर चलते हैं, ये ऊपर किंगडम में, तो क्या होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से धीरे धीरे क्या होता है, टिश्यू से क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में चलता चला जाता है। तो उसके बाद इन्होंने 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन किया, तो सबसे पहले इन्होंने मोनेडा को अलग कर दिया। मोनेडा को इन्होंने प्रोकैरियोट्स में रखा। प्रोकैरियोट्स मतलब जिसका न्यूक्लियस क्लियर ना हो, प्रो मतलब प्रिमिटिव को इन्होंने अलग कर दिया। इसमें अब यहाँ पे ये जो डिवाइड करने का तरीका था, पहले इन्होंने डिवाइड किया तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, यानी कोई
कोई सेल है तो सेल अगर एक सिंगल सेल का न्यूक्लियस क्लियर है तो उसको अलग कर दिया, और जो नहीं था क्लियर जिसका न्यूक्लियस तो उन्होंने कर दिया प्रोकैरियोट, और जिसका क्लियर था उसको सबको ऊपर कर रखा। अब उन्होंने अब हो गया प्रोकैरियोट, जो न्यूक्लियस जिसका क्लियर था उसका हो गया यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में इन्होंने दो लेवल में बांटा उसको। यूकैरियोट्स में एक यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल का होगा उसको बोलेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, और जो मल्टीसेलुलर होगा वो ये तीनों में आ जाएगा, यानी प्रोकैरियोट्स, मोनेडा, यूकैरियोट्स उसके बाद शुरू होगा। यूकैरियोट्स यानी जो सिंगल सेल होगा किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, यानी बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियस भी होंगे। तो इन्होंने ये 5 जो डाइवर्सिटी ऑफ इवोल्यूशन है इन्होंने 5 लिया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स ये अलग हो गया, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमलिया, ये क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और उसके बाद आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इन्होंने क्या किया था कि जो किंगडम प्लांटरी है वो ऑटोट्रॉफ होता है, यानी फोटोसिंथेसिस करता है, और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है। दूसरा किंगडम फंजाई में इन्होंने क्या कहा हेट्रोट्रॉपी। हेट्रोट्रॉपी मतलब जो डिकम्पोजर्स हो, ये स्पेशली एब्जॉर्प्टिव इन नेचर, मतलब ये क्या करता था कि कोई भी डेड ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर ये अपना एंजाइम्स निकालेगा और डाइजेस्टेड मटेरियल को डायरेक्ट अपने बॉडी के अंदर ले लेगा। क्या करेगा अपने बॉडी के अंदर डायरेक्ट ले लेगा, तो उसको बोला गया हेट्रोट्रॉपी। और तीसरा था एनीमिलिया। ये एनीमिलिया को भी हेट्रोट्रॉपी बोलते हैं, लेकिन ये डाइजेस्टेड मटेरियल बाहर नहीं, ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया इंजेशन। यानी इंजेशन मतलब भोजन को अंदर लेना, यानी फूड पहले अंदर लिया जाएगा और अंदर में डाइजेस्ट होगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर निकाल दिया जाएगा और जो न्यूट्रिशन है वो अंदर में ही यूज कर लिया जाएगा। तो ये हो गया क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेजर इकोलॉजिकल रोल। मेजर इकोलॉजिकल रोल का मतलब है जो ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक होगा ये प्रोड्यूसर होगा। ये पूरे यूनिवर्स में या पूरे अर्थ की हम बात करें तो जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है यही सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करता है और सारा भोजन पूरे अर्थ पे सारे एनिमल्स को भोजन यही देता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहला एनर्जी जो सनलाइट से आता है उसको ट्रैप करने वाला यही प्लांट्स है, इसीलिए इसको क्या बोला गया प्रोड्यूसर। अब ये कोई प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करने वालों को बोला गया डिकम्पोजर्स, यानी इसमें फंजाई आ जाता है। और ये हुआ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब जो प्रोड्यूसर को खाए उसको क्या बोलते हैं कंज्यूमर। या तो प्रोड्यूसर को खाए या कंज्यूमर्स आपस में जो ट्रॉफिक लेवल अलग अलग होगा उसको ये खाए। तो इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. व्हिटेकर ने, और सबसे ज्यादा इनको क्रेडिट किया कि कैसे कैसे हम लोग जब मोनेडा से ऊपर की ओर जाते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे बढ़ता है। यानी कहने का मतलब इवोल्यूशन जो हुआ इसके बेसिस पे इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशन से भी एस्टेब्लिश कर दिया कि जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आया होगा वो किंगडम मोनेडा का होगा। मोनेडा से जब किंगडम आगे बढ़ा होगा तो दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, यानी पहले प्रोकैरियोट्स तब फिर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया होगा क्या प्रोटिस्टा, उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ से तीनों अलग हुआ, प्लांटाई अलग हो गया, फंजाई अलग हो गया और एनिमलिया अलग हो गया। इस तरह से इन्होंने क्या किया एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर दिया। इसीलिए सबसे ज्यादा क्रेडिट और सबसे ज्यादा फ्रूटफुल क्लासिफिकेशन जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है जो आर.एस. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।